जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 10th क्लास का क्लास है, तो ये 10th क्लास का पहला आज हिस्ट्री का क्लास है ऑनलाइन। इससे पहले आप लोगों ने ऑफलाइन जो पढ़ लिया है उसके बाद मैं ऑनलाइन आगे पढ़ा रहा हूँ। लेसन आपका 2 है, समाजवाद और साम्यवाद। आप लोगों ने सभी पार्ट को देखा होगा। कल मैंने अपील की थी आप लोगों से, देखा होगा, अच्छी बात है, क्योंकि वैसा कोई कमेंट नहीं आया है कि सर छूटा हुआ है। तो देखते हैं हम लोग इसका भाग 1। तो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना था ऐतिहासिक भौतिकवाद से। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लिया था, उसकी जीवनी के बारे में और उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद से। ऐतिहासिक भौतिकवाद है क्या? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिक व्याख्या जो प्रस्तुत की गई थी, कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास की भौतिक व्याख्या अपने द्वारा जो प्रस्तुत की थी, उसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा गया है। कह रहा है कि इसमें 2 वर्गों के बीच में निरंतर चल रहे संघर्षों और घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। यानी ऐतिहासिक भौतिकवाद में 2 वर्गों में, यानी जो पूंजीवादी वर्ग थे और एक जो गरीब वर्ग थे, उनके बारे में, गरीब वर्ग को मजदूर वर्ग भी आप कह सकते हैं, उन दोनों के बीच में जो लगातार संघर्ष चल रहा था अपने अपने अधिकारों की बात के लिए, जो शोषण किया जा रहा था गरीब मजदूर वर्गों पर, निम्न वर्गों पर, तो इसके बारे में इन्होंने व्याख्या की है। तो इसी सिद्धांत को कहा गया ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसको अच्छे रूप से समझने के लिए 5 वर्गों में, 5 युगों में कन्वर्ट करने का काम किए हैं कार्ल मार्क्स। पहला है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दास्ता का युग, और तीसरा है समांति का युग, चौथा है पूंजीवादी युग, पांचवा है समाजवादी युग, और छठा है समवादी युग। ये 5 युगों में, युग कहने का मतलब है काल यानी समय, यानी सबका कुछ ना कुछ समय था। समय के अकॉर्डिंग इसको बांट दिए हैं कार्ल मार्क्स ने कि आदिम साम्यवादी युग में कैसे शोषण किया गया गरीब कृषक लोगों पर, मजदूर लोगों पर। दास्ता युग में, दास्ता मतलब गुलामी होती है, आप लोग जानते हैं। फिर है समांति। समांति कहने का मतलब होता है किसी को अपने गुलाम बनाकर उस पर शासन चलाना, अपने अकॉर्डिंग उसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। पूंजीवादी युग यानी अमीरों का युग। ऐसे ही करके समाजवादी और साम्यवादी युग में इन्होंने क्या किया है, इसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया है, लोगों को बताने का प्रयास किया है भौतिक इतिहासवादी, ऐतिहासिक भौतिकवाद के थ्रू कार्ल मार्क्स ने। फिर कार्ल मार्क्स का पहला अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ। यह अंतरराष्ट्रीय संघ क्या था इसके बारे में जानेंगे। कार्ल मार्क्स तथा, यानी कार्ल मार्क्स और उनके साथ जो अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ वो क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि साम्यवादी आंदोलन के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना हुई। यानी जो साम्यवादी का आंदोलन शुरू से आ रहा है, इस लेसन के शुरुआत से ही आप लोग जान रहे हैं कि साम्यवादी आंदोलन यानी गरीब जो दलित लोग थे, जो मजदूर लोग थे, उन्होंने अपने अधिकारों की बात की। उनके अधिकारों को बात लेकर बहुत सारे समाजसेवी लोगों ने उठाया इस बात को। तो ये आंदोलन बहुत पहले से चलता आ रहा था, ये घटना है। लेकिन 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 1868 ईस्वी में हुई। एडी मतलब आप लोग जानते ही हैं, ईस्वी होता है, बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व, फॉर ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। तो 1864 मिस्टेक हो गया, 1864 है। 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में पहला अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। इस संघ का श्रेय कार्ल मार्क्स के जो भाषण और मजदूरों को जो राष्ट्रीय चेतना की भाव जगाए, वो एकता की भाव मजदूरों में, इसी का श्रेय है कि पहला अंतरराष्ट्रीय संघ सफल हुआ। वे अपनी मुक्त स्वयं की प्रयासों और प्रयत्नों के द्वारा इस चीज को लोगों के स्वामित्व के हाथों में देने का प्रयास किया। यानी ये अपने प्रयासों द्वारा चाहते थे कि जो लोग किसी के अधीन हैं, जो गरीब है, मजदूर है, दलित है, वो स्वयं अपने अधिकारों को अपने हाथ में लेके और जो उनके अधिकारों की बात है, जो उनकी मांग है, उसको वो पूरा करने का प्रयास करें। और मशीनों में सुधार, उद्योग धंधा एवं उसके उत्पादन कला के सुधार में श्रमिकों की स्थिति को सुधारा नहीं गया था। इसको सुधारने की बात उन्होंने कही थी, क्योंकि उन पर लगातार पूंजीवादी लोगों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। इसी को बुलंद करने के लिए उन्होंने ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय
संघ की स्थापना की। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि जो लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था, गरीब लोगों को शोषण किया जा रहा था, उससे इनको मुक्त करने के लिए इन्होंने ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना की 1864 में। इसमें इनका एक नारा था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किसका कथन था या किस राष्ट्रीय संघ के तहत ये कथन कहा गया कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। तो ये है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ का है जो कथन, और इसको दिया किसने? तो इसको दिया कार्ल मार्क्स ने। इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। अब आया दूसरा अंतरराष्ट्रीय, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। देखिए इसमें क्या हुआ, तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का सम्मेलन हुआ था आपको 1889 ईस्वी में। ये हुआ 1864 में और ये हुआ 1889 ईस्वी में। देखिए इसमें क्या हुआ, सभी देशों में साम्यवादी दलों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन को सूत्रबद्ध किया गया, यानी एक साथ जोड़ा गया, जो कि 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में हुआ। कहां हुआ? पेरिस में। इसे एक पेरिस सम्मेलन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पेरिस में हुआ था, इसलिए द्वितीय अंतरराष्ट्रीय जो संघ है उसको पेरिस सम्मेलन भी हम लोग कहते हैं। इसमें 20 देशों करीबन 400 प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे, यानी 20 कंट्रीज से करीबन 400 प्रतिनिधित्व यानी लोग इसमें शामिल हुए थे। और इसमें मार्क्सवादी समाजवाद को तेजी से फैलाने का निर्णय लिया गया कि जो मार्क्सवादी सोच है, मार्क्सवादी के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। तो मार्क्सवादी सोच को सभी जगह फैलाने का प्रयास किया गया 400 लोगों द्वारा। कहा गया कि इसमें मजदूरों की और सभी निम्न वर्ग के लोगों की बात हो रही है, और प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूरों को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया। और उनके 8 घंटे काम करने की मांग को भी स्वीकार दी गई। यही आगे चलकर 1 मई, इसको नोट कीजिएगा जरूर, 1 मई 1890 ईस्वी में यूरोप और अमेरिका में मजदूरों ने हड़ताल किया, प्रदर्शन किया, और इसी के तहत लोगों ने 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की घोषणा कर दी। आज भी आप लोग जानते हैं कि 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है। तो ये घटना शुरू हुई थी कब से? ये दूसरे अंतरराष्ट्रीय संघ से 1889 के तहत। ठीक है, तो 1890 से, यानी 1 मई 1890 से अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाई जाती है। अब अगला है 1917 के बोल्शेविक क्रांति। 1917 के बोल्शेविक क्रांति, देखते हैं क्या है बोल्शेविक क्रांति। तो सुनिए आप लोग, कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना रूस में हुआ, रूसी क्रांति हुई। यानी 20वीं सदी में, आप लोग को सदी और ईस्वी में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए शताब्दी में, क्योंकि मैं बार बार आप लोग को बताया हूं। तो 20वीं सदी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, और इस क्रांति में रूस के सम्राट को जार कहते हैं। ठीक है, पीने वाला जार मत समझिएगा आप लोग, के जार को एक तंत्रीय निरंकुश शासन के अंत कर लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न नहीं किए जाने के कारण सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक कुलीन पूंजीपति जमींदारों की शक्ति, किसानों की सत्ता स्थापित की गई। यानी कह रहा है कि उन्होंने जो वहां की शासन थी, उस शासन को समाप्त न करके लोकतंत्र को नहीं लाया। यानी जैसी प्रथा थी वैसी प्रथा, लेकिन लगातार लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पे लोकतंत्र की प्रथा लाई जाए। आप लोग देखें पहले अध्याय में ही जो आपका इटली और जर्मनी के कारण जो हुआ लोकतांत्रिक हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी मांग बढ़ रही थी लोगों के द्वारा। लेकिन उस समय भी जो आर्थिक रूप से मजबूत थे, जो पूंजीपति लोग थे, वो कुलीन पे यानी गरीब मजदूरों पे लगातार शोषण किया करते थे। रूस में बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 को हुआ। यानी सही मायने में अगर देखा जाए बोल्शेविक क्रांति तो कब हुआ? नवंबर 1917 में हुआ। यह नई राजनीतिक समाजवादी व्यवस्था और साम्यवाद के आदर्शों के उपस्थिति के साथ साथ विश्व में सर्वहारा वर्ग की स्वीकृति का प्रयास किया। यानी ये जो आंदोलन हुआ 1917 में बोल्शेविक क्रांति, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो राजा या जो शासक जो हैं वो आम लोगों की बातों को नहीं मान रहे हैं, तो उसके विरुद्ध ये लोगों को खड़ा होकर अपनी मांग को उठाना, जिसमें समाज में चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, उसमें सभी सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा का मतलब होता है सभी वर्ग के लोगों का
पार्टिसिपेट उसमें हो, सभी लोग का उसमें योगदान हो। अब देखिए रूसी क्रांति के कुछ कारण थे, इसके प्रमुख कारण थे, जो मैंने कारण लिखा है इसके 8 प्रमुख कारण थे। पहला था जार का निरंकुश एवं अयोग शासन, दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति, तीसरी है मजदूरों की दयनीय स्थिति, चौथा है औद्योगिकरण की समस्या, पांचवा रूसीवाद की नीति, छठा है विदेशी घटनाओं का प्रभाव, सातवां है रूसी मार्क्सवादी के कारण प्रभाव और बुद्धिजीवी का योगदान, और आठवां है तत्कालिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। ये सभी कारण हम लोग विस्तृत से अभी पढ़ेंगे।